खीर भिवानी की यात्रा में कश्मीरी पंडित जाए, इस आंदोलन को भी दिया था। हर कश्मीरी पंडित ने और डोगरे ने और सरदार ने जो उजड़ कर आया है, उसने साल में या 2 साल में एक बार अपने घर मकान खेत को देखने जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने बच्चों को वहाँ का बताते रहना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स के कारण कश्मीर में हिंदू को कहिए या इन सब समाज और लोगों को कहिए, इन्होंने जाना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम आज ऐसे। वैसे रफी अहमद गदवई ने पंडित नेहरू को एक फार्मूला दिया था। कश्मीर घाटी की जनसंख्या 47 में 13 लाख, 4 लाख हिंदू था, 9 लाख मुस्लिम समाज, 10 लाख लोग मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से, कोटली से इधर से उजड़ कर आए, जिसको आज पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर करेगा। रफी अहमद गदवई ने कहा था पंडित जी को, इन सब 10 लाख को आप कश्मीर वैली में बसा कर, ये जो शेख अब्दुल्ला कुछ लोग कहते हैं मर्दम शुमारी यानी वो जन्म, ये करवा दो। और भारत इन सब अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, दुनिया के बदमाशों को पता लग जाएगा भारत क्या होता है। अगर रफी अहमद गदवई के इस फार्मूले को उस समय पंडित नेहरू मान जाता है, तो समस्या का सदा के लिए हल हो जाता है। और रफी अहमद गदवई के फार्मूले पर कुछ ने, शेख अब्दुल्ला वाला ने रिएक्ट किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस समय कहीं ना कहीं अमेरिका के कब्जे में चला गया था, इसलिए उसको लगता था कि आज़ादी मिले, और इसलिए वो भड़का, लड़ा और कश्मीर में दंगे करवा दिए, जिसके कारण ये फार्मूला वर्केबल नहीं है। अगर पंडित नेहरू इमीडिएटली मान दे तो लागू हो सकता था, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदल जाती और दुनिया के सब बदमाशों को पता लग जाता हिंदुस्तान के दाव में था, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का मतलब था। He lost that opportunity being advised by the रफी अहमद गदवई। ले लेता देश तो बहुत अच्छा, अब वो निकल गया समय, इसलिए उसको बहुत गाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, बट they can don't love the भारत, love the भारतीय, भारतीय का सम्मान नहीं कर सकते, भारत को प्यार नहीं कर सकते। तो इस्लाम की नज़रों में वो बेईमान है, संविधान की नज़रों में वो गद्दार है। हम ये नहीं कहते कि फांसी चढ़ा दो, जेल में डाल दो, हम ये कहेंगे उन सबको मियाँ बीवी बच्चों समाज से पाकिस्तान भेज दिया। और इसलिए उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द बेसिक है। अगर प्रॉपर नीड ऑफ द पनिशमेंट एंड लव नहीं होगी तो शायद समझ में नहीं आएगा। लगभग इस तरह के संकेत ये भी सभी ने अपनी बातचीत के अंदर दिए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एक 7 लाख जनसंख्या इस समय है, जिसको किसी ने बहुत छुआ है, जिसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता है। वो वहाँ पर 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, 30 साल से रहते हैं, और इसलिए इसको भी नागरिकता मिले। क्या नागरिकता जब हिंदुस्तान में किसी सूबे की नहीं है, तो क्या जम्मू कश्मीर को अलग नागरिकता की जरूरत है? अगर उनको लगता है अगर नागरिकता की जरूरत है, तो उन्होंने मानवीय हित में, संवैधानिक हित में, जम्मू कश्मीर के हित में तो रहते नहीं है, खाते पीते नहीं का है, उनको नागरिकता देने के बारे में जब वो चाहते हैं कि हमारे गलत को भी थोड़ा सा सही करने के लिए सरकार नरम रहे, तो उनका भी ये मन बनता है। इन 7 लाख अगर उधर कर भटकाते हैं, एजुकेशन राइट नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी का राइट नहीं है, वोट का राइट नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो वो गलत इधर के रास्तों से रिश्तेदारों में बड़ा सारा भ्रष्टाचार का रैकेट। शायद अगर टीडीपी के, एनसी के और कांग्रेस के बड़े नेताओं की छानबीन की गई तो बहुत से होंगे जिनके अवैध स्टेट सब्जेक्ट बने जाते हैं। अगर ईमानदारी से इंक्वायरी हो तो मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार से भी मुक्ति की आवश्यकता है। ऑल दिस शुड बी गिवन सिटीजनशिप, स्टेट सिटीजनशिप
उनका नेशनल सिटीजनशिप है, इसको सोचा जाना चाहिए। इसको वर्चुअली रिएक्शन के लिए हमदर्दी पूर्वक सोचना चाहिए। मानव ने अपने अहंकार में दूसरे मानव से इतना क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार नहीं करना। इसलिए वहाँ का एक ज्वलंत प्रश्न है, इसके अंदर के अच्छे और बुरे कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी चर्चा के पूरे करेंगे। तो ये भी इसके अंदर से है। इस सारे के अंदर से स्वाभाविक है कि जब हम जनता को और सरकार को आह्वान करेंगे तो क्या कहना चाहिए, तो वर्किंग कार्यक्रम भी हो सकता है कि एक कार्यक्रम सुझाते हैं। अब तिरंगा लेकर अब इसकी जरूरत है कि कश्मीर के लोग तिरंगा पकड़कर उसको लहराते हुए दिल्ली तक नहीं आगे जाए और इस नारे के साथ तिरंगा लहराएंगे, आतंकवाद कट्टरवाद भगाएंगे और शिक्षा और विकास वाले कश्मीर हिंदुस्तान को बनाएंगे। इसीलिए नाउ द मार्च शुड बी फ्रॉम कश्मीर। 2017 आजादी की 70वीं वर्षगांठ है और उसी के साथ साथ जन क्रांति की 160वीं वर्षगांठ। तो बाकी क्या हंसते हैं सब, तो बहुत छोटे छोटे हिंदुस्तान के इंच इंच पर लहराएगा और आतंकवाद कट्टरवाद अलगाववाद समाप्त करेंगे। तालीम की तरक्की की रोशनी में हम सब आगे बढ़ेंगे भाईचारे के साथ। ऐसा एक स्लोगन लेकर मुझे लगता है कि कश्मीर में इस यात्रा के लिए तैयारी करनी चाहिए। 2017 आने में भी समय है, तो इस प्रकार से एक नया पैगाम इसी के साथ साथ लोगों ने दिए। वहाँ पर शिक्षा कार्य, सेवा कार्य, कल्याण के कार्य और विकास के रोजगार के कार्य जितनी ज़्यादा से ज़्यादा NGOs होकर वहाँ ले जाई जा सकती हैं उसमें ले जाना है। वो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके इंटरेक्शन से माइंड सेटअप जो है वो नेशनलाइज इंडियनाइज होगा। इसलिए मोर द NGOs शुड वर्क ऑन द हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल डेवलपमेंट, स्किल सर्विस आदि आदि इन पर काम करना चाहिए। पीछे संघ ने सेवा भारती के माध्यम से वहाँ के एक अलग संस्था बनाकर इस समय 350 के लगभग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कश्मीर वैली है, 20-50 हेल्थ केयर के भी है, 8-10 कंप्यूटर सेंटर भी है। अभी तो स्किल मैनेजमेंट सरकार भी मदद है। आप में से किसी NGO की ये हिम्मत बैठती हो तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द आर्मी एंड फ्रॉम द ऑल अदर एजेंसीज उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है, उनको चिंता हो सकती है। परंतु भारत का पूरा प्यार लेकर कश्मीर में जाइए ताकि शैतान वहाँ से चला जाए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तो मुझे जब NDA गवर्नमेंट थी, जब अटल जी ने कहा था बस बहुत हो गया साहब, मार्च आर्मी चल पड़ी बॉर्डर पे, तो मैं उन दिन बॉर्डर पर जब आर्मी जाने लगे और पाकिस्तान की हरकत बढ़ी तो बॉर्डर पर डिस्टेबलाइजेशन हुआ। तो हम कुछ इलाकों में गए, एक सभा थी, 8-10 गाँव के लोग जो जुड़े हुए थे उनको भी दवाइयाँ देना, कुछ रोटी देना, कुछ अन्न देना, कुछ वस्त्र देना कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग महिला थी, वो खड़ी हो गई। तहसीलदार और DM बोलने के लिए थे, MLA वगैरह बोल चुके थे। उन्होंने उनके सामने रखा अगर हम पाकिस्तान को ठीक ट्रीट नहीं करेंगे तो बड़ा युद्ध हो सकता है, एटॉमिक युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वार हो सकती है, उसमें लाखों लाख लोग मरेंगे। ऐसा उन्होंने भयानक दृश्य रखा। वो 72 साल की महिला खड़ी हुई, कल अफसर जी, बाबू जी, कितने लोग मर जाएंगे, क्यों, कितने लंबे साल का समय का युद्ध होगा, बस 10-20 दिन, कितने मर जाएंगे, लाखों लाख, कितने लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, चलती चलती बोली 1 करोड़ तक पहुँच गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कितने विकलांग हो जाएंगे, 10-20 लाख तक बोली चलेगी।
कितनी तबाही हो जाएगी वो बताइए। तो सबने सोचा ये डर जाएगी, बाकी सबके चेहरे पर खौफ आया। तो वो कहती है बेटा 1 साल की बात है, 1 करोड़ मरेंगे, 1 करोड़ फिर साल भर में पैदा हो जाएगा। तो साहब उसने कहा तो सारी सभा उस महिला की जिंदाबाद बोलने पर लग गई। तो तहसीलदार उसको कहता है माँ तेरे जैसे पार्लियामेंट में हो जाए हिंदुस्तान का झंझट ठीक हो जाए। नेवर लिव विद ए फियर, जिंदगी में कभी डर कर नहीं जीना चाहिए। जिंदगी हमेशा हौसले से जीने वालों के साथ होती है। तो इसने यह जो एक नया इनिशिएटिव लेकर कुछ चीज़ों के अंदर क्वालिटेटिव चेंज किया है। कश्मीर घाटी के अंदर एक मूवमेंट की और भी जरूरत है। डोंट ज्वाइन ISIS, ज्वाइन एजुकेशन, ज्वाइन वेल्थ, ज्वाइन पैट्रियोटिज्म, ज्वाइन कश्मीरियन, ज्वाइन डेवलपमेंट। तो IS नहीं बल्कि इसको ज्वाइन करिए। और इसलिए 6 प्रश्न हमने पूरे हिंदुस्तान में उठाने चाहिए। आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और दंगों को लेकर। बंदूक से मौत मिलती है कि जिंदगी मिलती है? बंदूक से शिक्षा मिलती है कि अनपढ़ता बढ़ती है? बंदूक से विकास होता है कि विनाश होता है? बंदूक से रोजगार मिलता है कि बेरोजगारी बढ़ती है? बंदूक से और स्वास्थ्य अच्छा होता है कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है? बंदूक से आदमी के अंदर शांति, बेफिक्री पैदा होती है या खौफ, दहशत में वो जिंदा रहता है? तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई आदमी नहीं होगा जिन प्रश्नों में ये कहेगा कि बंदूक से कोई फायदा होता है। और इसलिए जितने इस तरह के मूवमेंट के समर्थक दल हैं उनको इस बात का समझना चाहिए, those who will stand and appreciate gun, those who will favor gun and people attending the gun, उन सबको आज हिंदुस्तान में कैटेगरी में खड़ा करने की जरूरत है और बड़े आराम से कैटेगरी में हो सकते हैं। ये कौन है? होगा राम जेठमलानी है कि प्रशांत कुमार है कि हिंदुस्तान सच्चे लोग पता नहीं तो क्यों बड़ा मानते हैं। अगर यही हिंदुस्तान के बड़े के मॉडल हैं तो फिर भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी इनको जल्दी सदगति मिल जाए और जो बड़ा मानते हैं उनको और जल्दी मिले। दे आर नॉट द सिंबल ऑफ द बिगरनेस, they are not the real secular of the nation। मेरे पास अभी कल कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स मिलने आए थे। मैंने उनसे पूछा तुम क्या हो? मैंने कहा हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मैंने कहा तुम कैसे सेकुलर हो? मैंने कहा एकदम सेकुलर। तो मैंने उससे पूछा तुमने आज तक ईद मनाई है? बोले हाँ मनाई है। और मैंने कहा भाई क्रिसमस मनाया? कहते नहीं मनाया। मैंने कहा तुम्हें कोई गुरु पर्व मनाया है? नहीं मनाया। मैंने पूछा तुमने कभी बुद्ध पूर्णिमा मनाई या नहीं मनाई? मैंने कहा कभी स्वामी दयानंद, अम्बेडकर, वाल्मीकि, रविदास इनकी जयंती मनाई या नहीं मनाई? कभी तुमने रक्षाबंधन या जन्माष्टमी मनाई या नहीं मनाया? मैंने कहा तो तुम तो प्योर कम्युनल आदमी हो, फंडामेंटलिस्ट हो, तुम बिल्कुल सेकुलर हो। इसलिए सेकुलरिज्म की परिभाषा को भी अपने दिमाग में ठीक करिए और हिंदुस्तान में भी इसको ठीक करिए। इसलिए लोगों ने भारत के प्रेसिडेंट से भी बात की, आप केवल रोजा इफ्तियारी और ईद या फिर क्रिसमस मनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में कभी जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाया? तो उसने बुद्ध पूर्णिमा क्यों नहीं मनाई? तुमने गुरु पर्व क्यों नहीं मनाया? तो उसने अम्बेडकर जयंती या वाल्मीकि, रविदास जयंती, कबीर जयंती क्यों नहीं मनाई? सेलिब्रेटिंग ऑल इज ए प्योर सेकुलरिज्म। सेलिब्रेटिंग ओनली फ्यू फॉर द अपीजमेंट ऑफ द गॉड्स, इट इज नॉट ए ट्रू सेकुलरिज्म, इट इज ए प्योर कम्युनलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसलिए अपने दिमाग से भी सेकुलरिज्म को ठीक करिए, समाज के भी दिमाग में सेकुलरिज्म को ठीक से बिठाइए। और इसलिए भारत के प्रेसिडेंट ने पिछले साल कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, सबको केवल बधाइयाँ दी। अब वहाँ एक्सरसाइज चली है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में कि हमें गलत, झूठ, फ्रॉड, कॉमनल, कट्टर, वोट बैंक अपीसमेंट के सेकुलरिज्म के साथ जीना चाहिए। हमें प्रॉपर सेकुलरिज्म के साथ जीना चाहिए। आइदर सेलिब्रेट ऑल, आइदर थैंक्स एंड गिविंग कांग्रेचुलेशन टू ऑल, सेलिब्रेट ना।
इसलिए गलत सेकुलरिज्म को भी सही करने की जरूरत है। अगर हमने सेकुलरिज्म को ठीक से अडॉप्ट नहीं किया, जाना नहीं, तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया है मानवता पर और भारत पर, अपनी जिंदगी पर, अपने दिल दिमाग पर। उस अपराध और अत्याचार से मुक्त होने का भी समय है। इसलिए प्रॉपरली अंडरस्टैंड द सेकुलरिज्म, सेलिब्रेट दैट सेकुलरिज्म, preach that secularism. Which secularism we are knowing today and adopting today, celebrating today. It is not a secularism, it is a pure communalism. यह बंधुआ मजदूरी और गुलामी है, ये दिमाग की और दिल की विकृति है। इसलिए इसको ठीक से समझना और रखना ये जरूरी है। मैंने 15-20 लाख से अधिक मुसलमानों से 12-14 साल में इंटरेक्ट किया है, करोड़ों पर जा रहा है। मैंने 1000 से अधिक मस्जिद दरगाहों पर गया हूँ। मैंने पिछले 12-15 साल में मेरे ख्याल है 20-50-100 चर्चों में भी गया हूँ, हजारों हजार ईसाइयों से भी किया हूँ। मैंने बौद्ध गुम्फाओं में भी गया हूँ। ये सब तीनों से मैंने इंटरनेशनल और नेशनली किया। बल्कि थाईलैंड की एक संस्था है, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट लीडर्स, 51 देशों में उनके बौद्ध प्रतिनिधि हैं। वो हर साल एक सबमिट करते हैं जिसमें ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड, ग्लोबल पीस लीडर अवार्ड देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इस बार मुझे चुना और दे दिया। तो जब मुझे मिलने के लिए आए तो मैंने उनको कहा, सबका एक तो भारत का शंकराचार्य परंपरा का, सनातनी आर्य समाज परिवार से, उसमें भी RSS से हूँ, हिंदू का। कल तो तुम्हें ये ना लगे कि वे किसी गलत आदमी को दे दिया, इसलिए किसी और को चुन लीजिए ग्लोबल पीस लीडर अवार्ड के लिए। विश्व शांति दूत प्रसाद 31 मई को नहीं, हमने तय कर लिया, हमने पूरी आपको 2 साल बात किया है और उसके बाद हमने डिसाइड किया है इस बार आपको दिया जाएगा। मेरा कहना है कि इफ यू विल स्टैंड विद द ट्रुथ एंड राइट, दुनिया की हर ताकत को उसको समझना और जानना। अगर आप गोल मोल करके कॉम्प्रोमाइज करके जाते हैं, वो मिडल वे नहीं है, वह अत्याचार का रास्ता है, वह बेईमानी का रास्ता है। इसलिए जिंदगी में अत्याचार और बेईमानी करने का रास्ता कभी चुनना नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर सेकुलरिज्म होना और प्रॉपर सेकुलरिज्म जीना, जब तक भारत की ये प्रवृत्ति ठीक नहीं होती, अनेक समस्याओं का कभी समाधान नहीं है। When we are going wrong, we are not understanding the disease. जब हम बीमारी को समझते नहीं, जानते नहीं, तो उपचार क्या करेंगे और दवाई क्या देंगे? जब हम समझेंगे और जानेंगे तभी उपचार और दवाई दे सकते। इसलिए सबने इसके लिए कुछ न कुछ बातें कही। 2-4 बातें मैंने आप सबके साथ जोड़कर इसमें से कहा। तो मुझे लगता है कि शायद आयोजक लोग आपको चाहे थोड़ी हैवी टी तो कराएंगे, तो इसलिए इसको जीना ये जरूरी है। मुझे लगता है कि ये कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस कुछ दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, इसमें इंटेलेक्चुअल्स ऑफ ऑल वॉक्स उन्होंने की है, सेना के भी हैं, अर्धसैनिक लोगों के भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक के लोग हैं। इसमें मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्ट है, मल्टी प्रोफेशनल है, मल्टी इंटेलेक्चुअल है। तो इसलिए इस प्रकार की ये एक कॉन्फ्रेंस है और बहुत ढंग से चली। सबको फुल फ्रीडम थी अपनी बात रखने की, किसी एक दूसरे की बात अगर काटनी भी थी तो उसकी भी फुल फ्रीडम थी। इसलिए विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, एवरीबॉडी, जो JNU में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की जाती है तो गुंडागर्दी है। सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का कोई रूप था तो इस कॉन्फ्रेंस में था। किसी की आवाज दबाई नहीं गई, किसी को रोका नहीं गया, और इसलिए सहज सरल वी आर इंटरेक्टिंग, नो डिस्टर्बेंस, नो इंसिडेंट। तो इस प्रकार का एक खूबसूरत यह सेमिनार संपन्न हुआ। तो इसके लिए बधाई के पात्र जो आयोजक हैं, आप सब सुनने वाले ज़्यादा, उसके लिए बधाई के पात्र। हमारे हमें भी डिपार्टमेंट है, कभी कभी हमसे बड़ा अजीब सा सवाल करते थे
फाइनल ईयर में जब हम थे, कहते भाई 2 घंटे का लेक्चर और इधर 50 बर्तन साफ करने के लिए को किसको चुनोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट कहते थे जी वो 50 बर्तन मांझना स्वीकार है, 2 घंटे का लेक्चर बहुत चलेगा। और आप इतने जिद्दी निकले कि आप वक्ताओं का दादागिरी सहते गए, 3-3, 4-4, 4.5 घंटे भाषण भाषण भाषण, जो जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे जैसा VIP भी सोचता है बीच में से भाग जाओ, और उन्होंने ऐसा बंधन बताया कि पहले आकर बैठ कर आखिर तक बैठे रहना। हमने कहा फंस गया। और आप सबके चेहरों को देख कर लगा जब आप इतना सह सकते हो तो मुझे सहने में क्या तकलीफ है। तो यू हैव गिवन ए लेसन ऑफ पेशेंस इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, और पेशेंस इज द वे टू विक्ट्री। कहते हैं जो पेशेंस से सुन सकता है वो दुनिया के अंदर सबको जीत सकता है। और इसलिए कहते हैं जो माफ़ करता है और माफ़ी देता है और माफ़ी मांगता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी माफ़ी मांग सकता है और माफ़ी दे सकता है। कमज़ोर आदमी ना माफ़ी मांग सकता है ना माफ़ी दे सकता है। इसलिए इस पेशेंस का जो आपने दृश्य दिया, मैं उस पेशेंस को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस विश्वास के साथ आपका पेशेंस इट विल बी ए सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम जो आज बड़ी भयानक क्रूर मानी जाती है कश्मीर को लेकर, और हिंदुस्तान के अन्य अनेक कॉमनल हेट्रेडनेस की प्रॉब्लम्स को भी पेशेंस आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने सबने मिलकर दिया। इन्होंने एक प्रस्ताव किया है, मैं नहीं नकल मारूंगा तो आप ये निकलना घोषित करते हैं कि आपने हमारी नकल मारने का काम नहीं किया। पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है, इसलिए मैं पढ़ने वाले लिखने वाले बताएंगे मैंने नकल ठीक मारी कि नहीं मारी। आपका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको मालूम नहीं क्या लिख कर दिया और क्या नहीं लिख कर दिया। धरती के स्वर्ग हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर का आम आदमी कई दशकों से आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद और उसके विपरीत परिणामों से ग्रस्त है, जिसके कारण वह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विकास से वंचित रहा। हजारों हजार परिवार बेघर हो चुके हैं, महिलाएं विधवा तथा बच्चे यतीम हो चुके हैं। ऐसे में कश्मीर में अमन, विकास और सौहार्द स्थापित करना सभी देशवासियों, सरकार, सामाजिक संस्था और मीडिया की अहम जिम्मेदारी बनती है। भारत हमेशा से ही आतंकवाद का घोर विरोधी रहा है, परंतु दुर्भाग्य से कुछ विदेशी संगठन और अड़ोस पड़ोस और बाहरी सरकारें लोगों को भड़काने का काम कर रही है, और यह आज भी जारी है। यह तब भी हो रहा है जब पाकिस्तान अपने घर में चल रही बलूच, सिंध, पख्तून, मुजफ्फराबादी, गिलगित, बाल्टिस्तान, महाजिर आदि प्रदेशों की आज़ादी के जंग से भी सूरत रहा। विश्वग्राम दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि कश्मीर का आम आदमी वहाँ के हालात से तंग आ चुका, इन हालातों से निजात चाहता है। विश्वग्राम कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए तथा कश्मीरियों की हिंदुस्तानी आवाज़ को सभी आगे बढ़ाने के लिए सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से क्रियाशील सहयोग की अपील करता है, ताकि विभिन्न वर्गों के बीच सह अस्तित्व की भावना पैदा हो सके, उनमें प्रभावी सामाजिक संवाद बन सके, सोशल डायलॉग। हमारा मानना है कि कश्मीर घाटी के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। इसके लिए इलाज के लिए कठोर एवं कड़वी दवा की भी आवश्यकता है। अलगाववादी, कट्टरपंथी हिंसक जो कश्मीर को भारत के प्यार तथा सम्मान नहीं देते, यह तो या तो वो कश्मीर और भारत छोड़कर कहीं भी बाहर का रास्ता देखें, या फिर भारत और कश्मीर को उनको सम्मान और प्यार नहीं देना चाहिए, ना करें। हम सब ये संकल्प करते हैं कि कश्मीर में पहले कट्टरवाद, आतंकवाद और अलगाववाद को जड़ से मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि विश्वग्राम की परिकल्पना है कश्मीरियों का सारा हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ, और इसलिए एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे। खड़े करके वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं एक दो सूचना जानकारियां दे देता हूँ लोगों को। इसमें इंटेलेक्चुअल्स ऑफ ऑल वर्क्स उन्होंने की है, सेना के भी हैं, उसके क्या नाम अर्धसैनिक बलों के भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी
लेकर असम तक के लोग हैं इसमें। मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्ट है, मल्टी प्रोफेशनल है, मल्टी इंटेलेक्चुअल है। तो इसलिए इस प्रकार की ये एक कॉन्फ्रेंस और बहुत ढंग से चली। सबको फुल फ्रीडम थी अपनी बात रखने की, किसी एक दूसरे की बात अगर काटने की थी तो उसकी भी फुल फ्रीडम थी। इसलिए विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, एवरीबॉडी, जो जेएनयू में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की जाती है वो गुंडागर्दी है। सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का कोई रूप था तो इस कॉन्फ्रेंस में था। ना किसी की आवाज दबाई नहीं गई, किसी को रोका नहीं गया, और इसलिए सहज सरल वी आर इंटरेक्टिंग, नो डिस्टर्बेंस, नो इंसिडेंट। तो इस प्रकार का एक खूबसूरत यह सेमिनार संपन्न हुआ। तो इसके लिए बधाई के पात्र जो आयोजक हैं, आप सब सुनने वाले ज़्यादा, उसके लिए बधाई के पात्र हमारे डिपार्टमेंट से कभी कभी हमसे बड़ा अजीब सा सवाल करते थे फाइनल ईयर में जब हम थे। कहते भाई 2 घंटे का लेक्चर और इधर 50 बर्तन साफ करने के लिए को किसको चुनोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट कहते थे जी वो 50 बर्तन मांजना स्वीकार है, 2 घंटे का लेक्चर कौन सुनेगा। और आप इतने जिद्दी निकले कि आप वक्ताओं का दादागिरी सहते गए, 3-3, 4-4, 4.5 घंटे भाषण भाषण भाषण, जो जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे जैसा वीआईपी भी सोचता बीच में से भाग जाओ, और उन्होंने ऐसा बंधन बताया कि पहले आकर बैठ गए और आखिर तक बैठे रहना। हमने कहा फंस गए। और आप सबके चेहरों को देख कर लगा जब आप इतना सह सकते हो तो मुझे सहने में क्या तकलीफ है। तो यू हैव गिवन ए लेसन ऑफ पेशेंस in that conference, और पेशेंस इज द वे टू विक्ट्री। कहते हैं जो पेशेंस से सुन सकता है वो दुनिया के अंदर सबको जीत सकता है। और इसलिए कहते हैं जो माफ करता है और माफी देता है और माफी मांगता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी माफी मांग सकता है और माफी दे सकता है। कमजोर आदमी ना माफी मांग सकता है ना माफी दे सकता है। इसलिए इस पेशेंस का जो आपने दृश्य दिया, मैं उस पेशेंस को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस विश्वास के साथ आपका पेशेंस इट विल बी ए सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम जो आज बड़ी भयानक क्रूर मानी जाती है कश्मीर को लेकर, और हिंदुस्तान के अन्य अनेक कॉमनल हेट्रेडनेस की प्रॉब्लम्स को भी पेशेंस आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने सबने मिलकर दिया। इन्होंने प्रस्ताव किया है, मैं नहीं नकल मारूंगा तो आप ये निकलना घोषित करते हैं जैसे कि आपने हमारी नकल मारने का काम नहीं किया। पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है, इसलिए मैं पढ़ने वाले लिखने वाले बताएंगे मैंने नकल ठीक मारी कि नहीं मारी। आपका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको मालूम नहीं है क्या लिख कर दिया और क्या नहीं लिख कर दिया। धरती के स्वर्ग हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर का आम आदमी कई दशकों से आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद और उसके विपरीत परिणामों से ग्रस्त है, जिसके कारण वह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विकास से वंचित रहा। हजारों हजार परिवार बेघर हो चुके हैं, महिलाएं, विधवा तथा बच्चे यतीम हो चुके हैं। ऐसे में कश्मीर में अमन, विकास और सौहार्द स्थापित करना सभी देशवासियों, सरकार, सामाजिक संस्था और मीडिया की अहम जिम्मेदारी बनती है। भारत हमेशा से ही आतंकवाद का घोर विरोधी रहा है, परंतु दुर्भाग्य से कुछ विदेशी संगठन और अड़ोस पड़ोस और बाहरी सरकारें लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और यह आज भी जारी है। यह तब भी हो रहा है जब पाकिस्तान अपने घर में चल रही बलूच, सिंध, पख्तून, मुजफ्फराबादी, गिलगित, बाल्टिस्तान, महाजिर आदि प्रदेशों की आज़ादी के जंग से भी सुलझ रहा है। विश्वग्राम दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि कश्मीर का आम आदमी वहाँ के हालात से तंग आ चुका, इन हालातों से निजात चाहता है। विश्वग्राम कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए तथा कश्मीरियों की हिंदुस्तानी आवाज़ को सभी आगे बढ़ाने के लिए सभी सामाजिक एवं राजनीतिक